बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट वीडियो जो है उसके साथ मैं हाज़िर हूँ, प्रोफेसर एजाज। तो ये हम आज पढ़ेंगे जो डिजीज़ काजेशन एजेंट हैं, हमने पढ़े थे ना मल्टीपल फैक्टोरियल। तो नेचुरल हिस्ट्री के बाद हमने अब आप ये पढ़ना है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इन तमाम चीज़ों को ज़रा वो तवज्जो से आपको बताते हैं ये कैसे है, ज़रा क्या होता है। तो डिजीज़ एजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एजेंट मैंने ये अब इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत आसान भी है और ज़रा थोड़ी सी लंबी है, इससे परेशान नहीं होना। तो एक बात याद रखिए कि एजेंट इज डिफाइंड एज सब्सटेंस। अब देखें लफ्ज़ बोला है सब्सटेंस, लिविंग और नॉन लिविंग। ये ज़रूरी नहीं है माइक्रोब से हो, ठीक है ना। ये अब मेटेलिक केमिकल्स जो होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब गैसेस हैं वो लिविंग नहीं होती, उनसे भी होती। तो ये तमाम सॉलिड केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, हर तरह के। तो यार ये सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग आर ए फोर्स, यानी कोई फोर्स है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। एक है कि नज़र आती है, एक नज़र नहीं आती। द एक्सेसिव प्रेजेंस, या तो अपने जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है या कम है। यानी आप मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप इसमें ले लें, कोई केमिकल है, मीन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन, आयरन होना चाहिए कितना, हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए। तो वो क्या है कि अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तब भी ठीक नहीं, और अगर वो कम हो जाएगी तब भी ठीक नहीं। तो लिहाजा प्रेजेंस भी, एक्सेसिव प्रेजेंस आर रिलेटिवली लैक यानी डेफिशिएंसी विच में इनिशिएट डिजीज स्टार्ट कर सकता है और परपिचुएट द डिजीज प्रोसेस। तो डिजीज प्रोसेस को तेज कर देता है। तो मीन मैं एक दफ़ा दोबारा कह देता हूँ, एजेंट डिफाइंड एज सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग आर ए फोर्स टेंजिबल और इनटेंजिबल, द एक्सेसिव प्रेजेंस आर रिलेटिव लैक ऑफ विच में इनिशिएट और परपिचुएट आ डिजीज प्रोसेस। तो ये आप याद रखिए, यही डेफिनेशन है, बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। तो ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, और ये याद रखिए क्योंकि आपको बता दिया है कि ये ज़रूरी नहीं सारी डिजीज़ माइक्रोब से हों, केमिकल से भी होती। तो स्मोकिंग में क्या है, आप उसमें टोबैको यूज़ करते हैं, टोबैको लिविंग नहीं होता, तो वो तो नॉन लिविंग है, वह सब्सटेंस है। तो इसी तरीके इसमें तमाम चीज़ें आ जाती। अब इसकी टाइप्स आगे कितनी है, तकरीबन 5 तरीके इस हिस्सों में तकसीम किया गया है इसको। बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी जिंदा जो हैं, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स, न्यूट्रिशनल एजेंट्स, तो सोशल एजेंट्स, ये 5 हो गए। तो अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या सूरत है। ये आप डायग्राम देखिए, ये आपको बैक्टीरिया पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। अब ये देखें, अब देखें बायोलॉजिकल एजेंट्स कितनी किस्म के हैं, मैंने मोटी बात कर दी। इसमें 2 तरह के, प्रोटोजोआ, मेटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल होता है, मेटोजोआ मोर देन 1 सेल होता है। तो अब बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं, रिकेट्सी, प्रोटोजोआ, आप देखें इसमें आया हुआ है प्रोटोजोआ, खसूसन इसलिए यहाँ हम प्रोटोजोआ लिख रहे हैं। ये मलेरिया पैरासाइट के लिए ज़्यादा और इस तरह के जो पैरासाइट हैं उनके लिए यूज़ होता है ये लफ्ज़ प्रोटोजोआ। तो और फंगस, ये तमाम जो है ये इंसानों में डिजीज़ करते हैं, डायग्राम भी साथ दी हुई है। मेटोजोआ पैरासाइट्स जो मोर देन 1 सेल्स, जैसे आप देखें एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है, या दूसरे पैरासाइट हैं, ड्रैकोनिकस मेडिनेंसेस हैं, या क्या एस्कैरिसिलम रिकाइडीज़ है, स्टर्मोलाइडीज, कोरैलिस है, बहुत हैं पैरासाइट जो हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वो तमाम जो है वो एक सेल नहीं होता, वो एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो उनको मेटोजोआ कहते हैं। तो बाकी जितनी भी हैं ये प्रोटोजोआ में आते हैं। और उसकी टाइप्स क्या हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, रिकेट्सिया है, फंगस है, ये तमाम बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं। अब इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये सवाल इस तरह एजेंट की टाइप्स भी आ सकती हैं आपको, और या इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब याद रखें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे ये जान लें कि ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, मे बी प्रोटोजोआ, मे बी मेटोजोआ, कोई भी है, तो इनके अंदर कौन कौन सी इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती जो होस्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकती। पहली बात, इन्फेक्टिविटी उब्लिक कम्युनिकेबिलिटी, ये इंटरचेंजेबल लफ्ज़ हैं, तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये क्या है। दूसरा है पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी बीइंग एबिलिटी टू, वो क्या कहते हैं इनको, तफसील से मैं बताऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। पैथोजेनिसिटी, पहली इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस, इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिक स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल, सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। ये अब ज़रा वन बाय वन इसको देखते हैं। इन्फेक्टिविटी,
कि जो भी पैथोजन है वो कितना इन्फेक्टिव है, यानी वो होस्ट में इन्फेक्शन काज करने की पोजीशन में है, इन्फेक्टिव। बाज़ ऐसे हैं जो बहुत इन्फेक्टिव होते हैं, बाज़ ऐसे हैं बड़े लो इन्फेक्टिव होते हैं। अगर आप टीबी बैसिलस देखें तो उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत कम है, तो कम्युनिकेबिलिटी मीन एक से दूसरे की तरफ तो बहुत कम होती है। मतलब आप देखें अस्पतालों में देख लें, डॉक्टर्स नर्सेज दूसरा स्टाफ जो है वो टीबी वार्ड में फिरता है, कोई एक आध आदमी को हो जाए वरना सबको नहीं थी। अब दूसरी तरफ आ जाए कॉमन कोल्ड कुराइजा, जो ये नज़ला जिसे आप कहते हैं। अब आप कहीं बंदा दो छींके मार रहा हो, आप वहाँ आधा घंटा बैठ जाएं तो वहीं आप सांस लें तो घर पहुँचते ही आपके अंदर इंक्यूबेशन शुरू हो जाएगी और आपको जो है नज़ला हो जाए। तो यह इन्फेक्टिविटी जो है बाज़ की ज़्यादा होती है, बाज़ की दरमियाना दर्जे की होती है, बाज़ की बहुत कम होती है। तो इसके ऊपर काफ़ी देर ले। इसी तरह लेप्रोसी है, बहुत ज़्यादा देर लगती है उसकी इन्फेक्टिविटी के लिए, तो ज़्यादा लंबा एक्सपोजर चाहिए। तो इन्फेक्टिविटी मीन कितना इन्फेक्टिव है, एक आदमी से दूसरे आदमी को कितनी तेज़ी से लग सकता है या कितना स्लो है, तो ये इन्फेक्टिविटी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी है। इन्फेक्टिविटी होगी तो होस्ट को नुकसान होगा, अगर इन्फेक्टिविटी कम है तो फिर होस्ट बचा रहेगा। पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्शन का मतलब डिजीज़ नहीं है, इन्फेक्शन का मतलब इतना है कि वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और जाके अपनी जगह पे बैठे और वहीं जाके अपना काम करे जो भी करना है। पैथोजेनिसिटी है कि दैट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द डैमेज टू द टिश्यू एंड द डिजीज काजेज डिजीज प्रोसेस, कि अब वहाँ जब उस बैठ गया अब वो इस काबिल है कि वो टिश्यू को डैमेज करे, मल्टीप्लाई करे, टिश्यू को डैमेज करे और उससे फिर साइन सिम्टम अपीयर हो, यानी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बन जाए, तो इसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं कि वो कैपेबल है। अब देखें उसके लिए इन्फेक्टिविटी का ज़्यादा, पैथोजेनिक होने के लिए इन्फेक्टिविटी का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। तो कम वाला जो है वो भी पैथोजेनिक हो सकता है, ज़्यादा पैथोजेनिक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इन्फेक्टिविटी वाला कम पैथोजेनिक हो सकता है। तो ये आप याद रखिए। विरुलेंस, तीसरी बात ये है डिजीज़ में शिद्दत कितनी है। विरुलेंस मतलब सीवियर डिजीज़ और डेथ काज करने की कितनी कैपेबिलिटी है। अब आप देखें ये बहुत सारी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अल्लाह ने बचत रखी हुई है, बहुत सारी हैं जो इतनी ज़्यादा विरुलेंट नहीं है, चंद एक बहुत ज़्यादा विरुलेंट है। इनमें सबसे पहले नंबर पर ये कैपेबिलिटी है टू क्रिएट सीवियर डिजीज़ और डेथ। तो वो क्या है, पहली बात रेबीज़, आपने सुना होगा, रेबीज़ डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो रैबिट डॉग का बाइट है वो रेबीज़ नहीं होती, वो तो बाइट है। अब जिसको डिजीज़ डेवलप हो गई वो 100% मार्टेलिटी है, 2 बंदों को होगी दोनों मर जाएंगे, 100 बंदे को होगी 100 के 100 मर जाएंगे। तो लिहाजा विरुलेंस बहुत है रेबीज़ वायरस की। तो और फिर सवीरिटी के लिहाज से ज़रा इससे कम टेटनस नियोनेटोरम है, यानी क्लास्ट्रीडियम टेटनाई है, ये बड़ों में भी और छोटों में भी। ये तकरीबन 80% और ये 75 और 80 के दरमियान मार्टेलिटी रेट है इसका, तो लिहाजा ये भी विरुलेंट है। बाकी जो और चंद एक हैं वो कम, इससे कम होती जाती हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो इतनी विरुलेंट नहीं है, वो दरमियाने दर्जा का सिलसिला है। जैसे आप वो ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है रेबीज़ का, तो 100% विरुलेंस जो है उसके 100% कहलाती है। तो याद रखिए कहीं अगर पेपर में आए तो व्हाट इज़ दी, अब या उसको स्टेम में लिखा होगा कि एक इलाके में एक डिजीज़ हुई तो और उसने जितने बंदे डिजीज़ जिनमें पैदा हुई तमाम के तमाम की डेथ होगी, व्हाट इट विल बी लेबल्ड एज इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस, इम्यूनोजेनिसिटी, सर्वाइवल, फलां फलां। तो जवाब है विरुलेंस। 100 के 100 मर गए, यानी मैंने 5 हुए हैं तो 5 मर गए, तो 100% मार्टेलिटी है, तो लिहाजा वो विरुलेंस कहलाएगी। उसके बाद है इम्यूनोजेनिसिटी। ये अल्लाह ताला की कुदरत पे आदमी कुर्बान जाए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तकवीन के साथ पैदा किया। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है इसके ऊपर एक एंटीजन होता है जो इसके अपने खिलाफ काम कर रहा होता है। अब अल्लाह ने ये हमारे अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म रखा है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, जो इम्यून सिस्टम है आपका, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाती है। ये एंटीजन जो है उसका जो क्लोन होता है अंदर, जो उसके सेल होता है जो, वो स्टिमुलेट होता है और इसके खिलाफ डिफेंस पैदा करता है। तो लिहाजा विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफेंस जब स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होता है कि आदमी रिकवर हो जाता है। और अगर इम्यून सिस्टम
ये काम ना कर सके तो फिर डिजीज़ लंबी हो जाती है। अब मैं अब आपको मिसाल देता हूँ, इम्यूनोजेनिसिटी जो है या एंटीजेनिसिटी, ये इंटरचेंजेबल कहला इसको कहते हैं हम। वो ये है कि अगर एजेंट के अंदर उसकी इम्यूनोजेनिसिटी या उसका एंटीजन बहुत स्ट्रांग है तो बड़ी जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो तेज़ी से रिएक्ट करेगा और जल्दी रिकवरी होगी। और जो रिकवरी होने के बाद आदमी इम्यून हो जाएगा डिजीज़ को, या तो टोटल फॉर लाइफ या लंबे अरसे के लिए। तो ये दो तरह की इम्यूनोजेनिसिटी होगी। अब अगर वीक है एंटीजेनिकली या इम्यूनोजेनिसिटी उस बैक्टीरिया की, उस वायरस की या ऑर्गेनिज्म की वीक है, तो फिर आदमी को डिजीज़ तो होगी, लेकिन डिजीज़ के बाद जब वो रिकवर होगा तो उसके अंदर उस डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो डिफेंस पैदा हुआ वो थोड़े अरसे के लिए होगा और वीक होगा और थोड़े अरसे के लिए होगा, लिहाजा उसको हम फिर वैक्सीनेशन करते हैं उसकी। अब देखिए इसमें डिजीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो एंटीजेनिकली मजबूत हैं, और मैं एक आधा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आप अगर स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो मम्स, रूबेला, मीजल्स को देख लें, एक दफ़ा हो जाए दोबारा नहीं होती। तो इसी तरीके से पोलियो है, दोबारा नहीं होती। तो मतलब ये आप और अगर टेटनस हो जाए और आदमी रिकवर हो जाए तो एंटीजेनिकली वीक है, तो ये तकरीबन इसकी जो क्या कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी है या इम्यून डिफेंस जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहता। मरीज को टेटनस हुआ, रिकवर हो गया, तो उसको फॉर लाइफ होना चाहिए था कि भाई इम्यून हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि एंटीजेनिकली वीक है। तो जब ये वीक है तो लिहाजा इम्यूनिटी जो पैदा होती है उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, 6 माह। इसी तरीके से एंटी रेबीज़ है, वो भी 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। अगर आपने वैक्सीनेशन कर दी उसकी तो 30 दिन के बाद वो जो है ख़त्म हो जाती है, 6 महीने के बाद। या अगर आप वैक्सीन नहीं देते डिजीज़, मैं डिजीज़ की बात कर रहा हूँ, वैक्सीन की नहीं कर रहा, सॉरी। तो डिजीज़ जब होती है रेबीज़, अब मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं अगर वो बच भी जाए, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो बच जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो है, इम्यून रिस्पांस जो है या डिफेंस जो है वो 3 महीने 90 दिन रहता है, उसके बाद बंदा फिर वैसा होता है। लेकिन ऐसे है नहीं, बंदे मर जाते हैं, तो ये नहीं होता। तो ये वीक इम्यूनोजेनिसिटी की वजह है। तो इम्यूनोजेनिकली यानी दूसरे लफ्ज़ में अगर ये एंटीजेनिकली वीक है तो एजेंट को फ़ायदा है, और अगर एंटीजेनिकली स्ट्रांग है तो एजेंट को नुकसान है, क्योंकि डिफेंस बड़ा स्ट्रांग पैदा होगा। नेक्स्ट जी, एंटीजेनिक स्टेबिलिटी। अब देखें ये जो एंटीजन है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के ऊपर दो मेन चीज़ें होती हैं, एंटीजेनिक पार्ट और पैथोजेनिक पार्ट। एंटीजेनिक जो है वो होस्ट के लिए होता है, जो उसके डिफेंस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और पैथोजेनिक वो होता है जो होस्ट के जो सेल हैं या टिश्यू है उसको डैमेज करता है। तो एंटीजन का बाज़ ऑर्गेनिज्म जो है उनका स्टेबल एंटीजन नहीं होता, वो एंटीजन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो उसको बदल लेते हैं। लाइक इन्फ्लुएंजा, आप ये देख लें, उसमें आपने शिफ्ट और ड्रिफ्ट पढ़ी होगी, एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट, यानी वो बदल देते हैं। अब आप ये फॉर रीसेंट पास्ट की बात है, बल्कि ये रीसेंट प्रेजेंट भी यही हो रहा है। कोविड की 7-8 जो वेरिएंट आ चुके हैं, वजह क्या, वो एंटीजन का स्ट्रक्चर बदल लेती है, तो उसके डिफरेंट नाम आ रहे हैं जी। कोई ब्राज़ील में हुई, कोई कहाँ हुई, चाइना में हुई, इंडिया में हुई, फलां जगह हुई, तो उनके नाम बदल दिए हैं। तो वो एंटीजेनिकली स्टेबल नहीं है। अब जब स्टेबल नहीं होगी तो होस्ट को नुकसान है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो एक टाइप को अगर वो क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, तो अगला जो वेरिएंट आएगा वो उसको ससेप्टिबल हो जाएगा और डिजीज़ फिर पैदा हो जाएगी। आपने सुना होगा कि जी वैक्सीन भी ली थी, पहले कोविड भी हुई थी, मैं ठीक भी हो गया, वो कोविड फिर हो गया। तो उसकी वजह यह है कि दूसरी दफ़ा कोविड इसलिए होता है कि उसका जो एंटीजन है वो स्टेबल नहीं है, वो अपनी शक्ल बदल लेता है। जब शक्ल बदल लेता है तो आपका डिफेंस सिस्टम उसको पहचान नहीं सकता, जब पहचानता नहीं तो वो फिर आराम से टिश्यू डैमेज करता है, तो डिजीज़ हो जाती। तो ये याद रख लें। और इसके लिए वैक्सीन बनाना भी मुश्किल काम होता है। तो वो एक वैक्सीन बनाएंगे, एंटीजन वो जो है अगली दफ़ा शक्ल बदल लेगा। अब आप जब वैक्सीन उसको लगाएंगे तो उसका इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वैक्सीन तो पहली वाली एंटीजन स्ट्रक्चर के खिलाफ बनी थी, अब जो बना है वो नया है और उसके लिए नई वैक्सीन बनानी होगी। तो इसलिए कई ऐसी, जैसे इन्फ्लुएंजा है, इसकी एक टाइप है जो ABC में से जो बार बार, वो टाइप A है जो बार बार अपना एंटीजेनिक स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, लिहाजा उसकी
जो वैक्सीन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती और उसको चेंज करना प्रिपरेशन हर दफ़ा चेंज होती है। अच्छा, उससे अगला जो था सर्वाइवल, ये आखिरी वो उसका फैक्टर था कि ये सर्वाइवल क्या कितनी देर जिंदा रह सकता है। अब देखें, एक आदमी ने छींक मारी, वो वायरस या बैक्टीरिया बाहर आ गया, मरीज से बाहर आ गया, अब वो इन्वायरमेंट में कितनी देर जिंदा रह सकता है? अगर ज़्यादा देर जिंदा रह सकता है तो जब भी डस्टिंग होगी वो हवा में फिर उड़ जाएगा और जो नज़दीक बंदा आएगा उसमें इनहेल करेगा, उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर इन्फेक्शन काज करने का खतरा है। और अगर इन्वायरमेंट में आते ही ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत कम है, तो इम्यून अपना होस्ट जो है वो फ़ायदे में रहेगा और उसको इन्फेक्शन नहीं होगी। तो अगर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एजेंट का, तो वो ज़्यादा ही ख़तरनाक है होस्ट के लिए। तो और अगर कम है इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है, वो जल्दी मर जाता है, तो वो फिर होस्ट के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये बात इतनी है, ये 5 थी। क्या थी? इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस, और ये जो है आपका क्या एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, और सर्वाइवल, और इम्यूनोजेनिसिटी। ये जो है ये आपके जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बायोलॉजिकल एजेंट यानी लिविंग माइक्रोब्स कह लें, उसकी जो होस्ट पे इफेक्ट कर सकती हैं। अब आगे चले जी। एजेंट विद हाई इन्फेक्टिविटी एंड पैथोजेनिसिटी बट विद लो एंटीजेनिसिटी विल का, ये मैं आपको बता चुका, रिलेटिवली हाई डिजीज प्रेवलेंस इन द कंट्री। एंटीजेनिक अगर उसका जो कमज़ोर है तो इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, तो लिहाजा वो डिजीज़ का ज़्यादा प्रेवलेंस रहेगा, लंबे अरसे रहेगी डिजीज़। और ज़रूरी नहीं कि हाई इन्फेक्टिविटी हो तो पैथोजेनिसिटी भी हाई हो, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो उससे हाई इन्फेक्टिविटी है लेकिन पैथोजेनिसिटी कम है, तो वो डिजीज़ जो है वो या सब क्लिनिकल होगी, क्लिनिकल भी होगी तो हल्की फुल्की होगी। तो ये इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, विरुलेंस, तो ये तमाम जितनी भी हैं, अब देखें ये डिफरेंट होती हैं। ये टीबी है, उसकी इन्फेक्टिविटी क्या है? लो। पैथोजेनिसिटी भी लो और विरुलेंस भी लो है। आप देख लें ये आप टीबी को, और कॉमन कोल्ड को देख रहे हैं, नज़ले को, हाई इन्फेक्टिविटी, हाई पैथोजेनिसिटी बट वेरी लो विरुलेंस और एंटीजेनिसिटी। आप ये कभी नहीं सुनेंगे कि नज़ले वाला बंदा जो है वो नज़ले से मर गया। कॉमन कोल्ड आम जो रूटीन की होती है उससे कभी भी डेथ नहीं होती, विरुलेंस नहीं है। तो ये बात आप याद रखिए, तो ये बात बतानी थी। अब ये आ गया फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में मोटी बात करेंगे हम। हीट, तो इसको हमने आगे जाके पढ़ना है, बहुत आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि हीट का क्या इफेक्ट होता है, कोल्ड का क्या इफेक्ट है। अब देखें, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो लिहाजा फिजिकल एजेंट ये भी आपको प्रॉब्लम करता है। कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड, क्या होगा? जिस्म किसे काटने पड़ जाते, गैंग्रीन हो जाती। ये जो सियाचिन में जो फौजी हमारे ड्यूटी करते हैं उन बेचारों का बहुत सारे डिसेबल हो जाते हैं, इसी वजह से गैंग्रीन हो जाती है उनको, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपके अंदर माइक्रोब भी ज़्यादा हमलावर होंगे और आपको सांस लेना भी दुश्वार होगा और इन्फेक्शन भी कॉमन होती है। प्रेशर, ये जो हम यूज़ करते हैं, आप प्रेशर वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लाइक ये आपकी ड्रिल मशीन है और इस तरह की मशीनें जो वैक्यूम से या प्रेशर से चलती हैं, उनकी वजह से आपको मस्कुलर और सबमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं। रेडिएशन कैंसर करती है, एक्सरेज देख लें, ये एटॉमिक एनर्जी देख लें, इससे भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, आपको बताइए बिजली क्या करती है, करंट लगने की देर है तो छुट्टी। साउंड, नॉइज़ जिसको कहते हैं, शोर से क्या होता है? अगर माइल्ड है तो आपको सर में दर्द होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो आपकी टाम्पैनिक मेम्ब्रेन फट सकती है। यह हम आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल जो डिजीज़ेज आएंगी चैप्टर आएगा, उसमें हम इनको अलग-अलग से पढ़ेंगे, ये क्या करते हैं और कितना किस लेवल पर होता है। तो जब बम ब्लास्ट होता है क्या होता है? जो नज़दीक लोग होते हैं उनकी टाम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसकी क्या होती है? रप्चर हो जाती है, तो वो क्या परमानेंट वो क्या हो जाते हैं? डेफ हो जाते हैं। फ्लड्स आपने देख लिया, ऐसा जो फ्लड हुआ 2022 में, क्या बुरा हाल किया फ्लड ने। तो ये इंसान की बीमारियां, बहुत दौर की बीमारियां फैली हुई। ड्राउट्स, कहत पड़ता है तो क्या होता है आपको बताइए? भूख होती, डेथ्स होती हैं, ख़ुसूसन बच्चों में, बूढ़ों में, तो ये उसमें जानवर मर जाते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। सॉइल, आपके यहाँ ज़मीन और जो है ना ओपन डेफिकेशन हो रही है, तो वहाँ पे सारे डिजीज़ एजेंट जो है वो फ़ज़ा में भी फैलेंगे, ज़मीन पर भी होंगे, तो वो किसी को भी कंटेक्ट हो सकता है। तो ये आप देख लें, यहाँ तस्वीर देखें एक आदमी की, बहुत गर्मी है
तो वो तौलिए से अपना पसीना साफ कर रहा है, दूसरी तरफ इंतहाई ठंड है, वो बर्फ़ में बर्फ़ को तोड़ के पानी में नहा रहा है बंदा। तो ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, फिजिकल एजेंट्स इनको कहते हैं। यहाँ चूँकि हम सिर्फ एजेंट्स को पढ़ रहे हैं, हम उनकी डिटेल नहीं पढ़ रहे। केमिकल एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। अब जी चलें, ये आ गया केमिकल एजेंट में एंडोजिनस कौन से हैं। सम ऑफ केमिकल्स में बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ फंक्शन। जब बॉडी आपकी अंदर सही काम ना कर रही हो तो फिर क्या होगा, आपका वो केमिकल जो नॉर्मली आपकी बॉडी में काम कर रहा होता है वो अब नॉर्मल हरकतें शुरू कर देता है। अब लाइक अल्लाह ना करे किसी की किडनी ख़राब हो जाए तो यूरिया जो नॉर्मली एक मतलब ख़ास मकदार में रहता है तो वो आपको कुछ नहीं कहता, आपके लिए ज़रूरी है बॉडी के लिए। लेकिन जब किडनी फेलियर हो तो यूरेमिया हो जाता है, यानी यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जो आपके ब्रेन पे फाइनली जाके इफेक्ट करता है और आदमी कोमा में चला जाता है और डेथ हो जाती है रेनल फेलियर में। सीरम बिलिरुबिन ये नॉर्मल पार्ट है आपकी बॉडी का और ये आपके जिस्म में पैदा होता रहता है। और अगर ये किसी भी वजह से इसके साथ प्रॉब्लम हो जाए, आपका लीवर सही तरीके से काम ना कर रहा हो तो फिर जॉन्डिस होगी, फिर आपको पता ही है बाकी चीज़ों का भी। कीटोन्स, ये डायबिटीज़ मेलिटस जो है इसके अंदर जब आपके अंदर कीटोन बॉडीज़ पैदा होती हैं, जब फैट जो है वो मेटाबोलाइज होती है और जो ग्लूकोज जो आप खाते हैं आपको वो नहीं मिलता प्रॉपरली, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी आपके अंदर जो, और आप डायबिटिक हैं तो, और अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहे और आपको अब एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी के बगैर तो गुजारा नहीं है। दो चीज़ों का तो खसूस ही नहीं है, आरबीसीज़ का और आपके न्यूरॉन्स का। तो लिहाजा फिर क्या होगी, जो आपकी बॉडी फैट है उसकी मेटाबॉलिज्म शुरू होगी। जब मेटाबॉलिज्म होगी एनर्जी तो क्रिएट होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ आपके यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक डिजीज़ प्रोसेस है। यूरिक एसिड इसका लेवल ज़्यादा हो तो गाउट होता है, ठीक है जी, ये आपको कॉमन चीज़ है। तो यूरिक एसिड जो है ये भी एक नॉर्मल लिमिट से ऊपर चला जाए। कैल्शियम कार्बोनेट, आप कैल्शियम कार्बोनेट का ख़ास लेवल तो ठीक है, उससे आगे जाएगी और काफ़ी अरसा रहेगी तो आपके यहाँ किडनी स्टोन बन जाएंगे। तो मतलब ये केमिकल एजेंट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली होते हैं, लेकिन किसी भी डिफेक्ट की वजह से ये बाद में आपके लिए इंजूरियस हो जाते हैं और आपके अंदर डिजीज़ पैदा कर देते हैं। अब देखें, ये वो एक बात हमने डेफिनेशन एजेंट में की थी कि एक्सेसिव भी हो या रिलेटिवली कमी हो तो प्रॉब्लम होता। अब हार्मोन्स ले लें, इंसुलिन कम हो जाए तो आपको डायबिटीज़ होगी। ईस्ट्रोजन इन और इसी तरह और एंजाइम्स भी हैं, अगर वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। और कार्डियक डिफेक्ट, लैक ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक कार्डियक डिफेक्ट्स, कि आपके अंदर दिल के जो अल्लाह ने नॉर्मल जो हार्ट बनाया है वो अगर उसमें प्रॉपरली वो नहीं है और उसमें कंजेनिटल डिफेक्ट्स पैदा हो गए या बाद में मेटल स्टेनोसिस जैसे रूमेटिक फीवर के बाद होता है, तो मेटल स्टेनोसिस हो गई या मेटल इनकॉम्पिटेंस हो गई या ट्राइकस्पिड का हो गया, जो भी हो गया, उससे आपके अंदर कार्डियक डिफेक्ट पैदा होते हैं, कार्डियक फेलियर होती है। तो ये भी एक वो प्रॉब्लम आ जाती है इसकी, क्या कहते हैं आप इनको, ये आप रूमेटिक फीवर का याद रखें, ये माइक्रोबियल डिजीज़ तो है रूमेटिक फीवर जो है, लेकिन ये जो उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, याद रखिए ये बात। तो इसका मैक्रोब से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप कहेंगे यहाँ आप माइक्रोब केमिकल की बजाय आप उधर आ गए, तो ये केमिकल की तरफ हम इसीलिए आए कि ये इम्यूनिटी का चक्कर होता है इसमें। क्रोमोसोमल फैक्टर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, ये कंजेनिटल होता है। टर्नर सिंड्रोम यानी जिसमें ये होता तो होना तो उसको मर्द चाहिए था लेकिन वो पूरी तरह मर्द नहीं होता। तो डाउन सिंड्रोम, इसको मैंगोलिज्म भी कहते हैं, 111 ट्राइसोमी भी कहते हैं, ये 3 नाम है इसके। डाउन सिंड्रोम ये बच्चों में कंजेनिटल होता है कि क्रोमोसोम का जो पेयर है 21 नंबर जो है वो 2 की बजाय 3 होते हैं। तो मैंगोलिज्म इसलिए कहते हैं कि इसमें नॉर्मली स्लैंटिंग आइज होती हैं, यानी उब्लीक होती हैं आँखें जो हैं। हमारी नॉर्मल आँखें सीधी होती हैं, यानी ये क्या कहते हैं 180 डिग्री पर होती हैं, लेकिन उसका जो है आप देखें तो वो उब्लीक होती हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की। अब मंगोलिज्म क्यों कहते हैं, जो मंगोल्स थे यानी हिलाकू खां और चंगेज़ खां का ख़ानदान, ये सारे उनकी आंखें स्लैंटिंग थी बाई रेस, वो उसमें ट्राइसोमी नहीं थी, तो चूँकि उससे मिलती हैं ये आंखें तो इसलिए उनको मैंगोलिज्म भी कहते हैं। और 111 ट्राइसोमी इसलिए कहते हैं कि वो क्योंकि 21 क्रोमोसोम जो है वो 2 की बजाय 3 होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम होता है।
तो उसके बाद एक्साजिनस एजेंट आ गए। ये तो हम एंडाजिनस की बात कर रहे हैं, हार्मोन, इंजाइम, ये डिफेक्ट, ये तमाम जेनेटिक्स, ये आपकी बॉडी के अंदर का पार्ट है, तो इसलिए एंडाजिनस कहलाता है। एक्साजिनस बाहर से, एलर्जेंस, ये आप देखें इस्लामाबाद में और ख़ुसूसी तौर पर ये मार्च के एंड में और अप्रैल का पूरा महीना, ये लोगों को जिनको एलर्जी है वो इस्लामाबाद से लाहौर आ जाते हैं क्योंकि पॉलन्स बहुत होते हैं। हैवी मेटल्स, ये इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। फ्यूम्स, ये आप देख लें जहाँ भी ये केमिकल यूज़ हो रहे हैं और वहाँ गैसेज हैं, फ्यूम्स हैं, डस्ट है, तो ये तमाम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं हमारे किसान भाई जो है, तो उनमें क्या होती है, या वो खा जाए। आप देखें एक आदमी जो वो है इंसेक्टिसाइड जो है उनको स्प्रे कर रहा है, स्प्रे करते वो इनहेल भी कर सकता है, इंजेस्ट भी कर सकता है, तो मतलब उससे प्रॉब्लम हो सकती है उसको। इसी तरीके गैसेस हैं, फ्यूम्स हैं, ये तमाम जो हैं जब आपकी बॉडी में एंटर होंगे तो आपको डिजीज़ पैदा करेंगे। ये एक्साजिनस केमिकल एजेंट्स हैं जो बाहर से एंटर होंगे, हैं केमिकल, वो एंडाजिनस थे, बॉडी का हिस्सा थे। न्यूट्रिशनल एजेंट्स, अब ये ज़रा गौर करें, आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 6 चीज़ें हैं जो आपको लाजमी चाहिए और ख़ास मकदार में चाहिए। इनमें से अगर किसी की कमी होगी तब भी प्रॉब्लम है, और अगर ज़्यादती होगी तब भी ज़्यादा है। कमी होगी तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन होगी। आयरन कम मिलना शुरू होगा, अनीमिया हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए, फैट ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप ओबीस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। आयोडीन की कमी होगी तो आपको एंडाइमिक गाइटर होगा, जिसको कहते हैं गिलड़ हो गया जी, गर्दन में आप देखते थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता। ये आपको अब ये डायग्राम देख रहे हैं आप, तस्वीर, इसमें एक बच्चे की तस्वीर है जिसको आप देखें क्या है उसके अंदर, ये डेफिशिएंसी है विटामिन्स की और मिनरल की। तो ये आप उस देख लें, साथ में ये आपको एक पिरामिड दिखाया गया है जो फल हैं, दालें हैं, दूध है, सब तमाम चीज़ें जो खाने पीने की वो दिखाई गई। मैकेनिकल एजेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोजर टू क्रॉनिक फ्रिक्शन मीन, एक जगह पर लाइक गाल ब्लैडर है, किसी को गाल स्टोन हो गए, अब गाल स्टोन कंटिन्यूसली वो इंजर करते रहेंगे वो एपिथेलियम को, गाल ब्लैडर की जो एपिथेलियम, रिजल्टेंटली क्या होगा, कैंसर हो सकता है। एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस में रिजल्ट इन क्रशिंग, आपका हाथ किसी चीज़ के अंदर दरमियान फंस गया तो आपका हाथ वो जो है मसल्स और तमाम बोन्स जो हैं क्रश हो जाती हैं। टीयरिंग, आप बाज़ औक़ात तेज़ी में उठते हो तो आपका पैर फंस जाता है, तो वहाँ पे आपके ये जो मसल्स हैं या टेंडन हैं इनकी टेयरिंग हो जाती। आप ये क्रिकेटर्स जो हैं कहते हैं जी मसल पुल हो गया, या जी उसके फलां जगह जॉइंट जो है उसका जो लिगामेंट है वो फट गया, तो ये टेयरिंग कहलाती है। स्प्रेन्स, ये आप जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मशहूर है ये, पता नहीं ये क्या कहें, खिंचाव, मीन तो खिंचाव हो जाता है पैर में, आप कोई गलत तरीके से आपने पैर रखा और मुड़ गया तो उससे सब मसल जो है उस कुछ फाइबर जो हैं वो फट जाते हैं, तो उसको स्प्रेन कहते हैं। मुझे बेल एंड लव याद आ गई, उसमें लिखा हुआ है कि स्प्रेन्स आर मोर डेंजरस दैन फ्रैक्चर्स, क्योंकि स्प्रेन वाला मरीज़ बैठता नहीं है, वो चलता रहता है और रिकवरी नहीं होती और वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। लेकिन फ्रैक्चर वाला डर के मारे बैठा रहता है क्योंकि वो नज़र आ रहा होता है कि मेरी हड्डी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए कहते हैं स्प्रेन इज़ मोर डेंजरस। तो स्प्रेन भी होती है। डिसलोकेशन, आपका बाजू जो है उसके कोई मिसाल के तौर पर शोल्डर जॉइंट जो है डिसलोकेट हो गया, या कोई और जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया, ये भी हो सकता है, ये किसी मैकेनिकल फोर्स की वजह से, और इवन डेथ भी हो सकती। तो मतलब ये अगर आपको, तो आप गिरे, आपको कोई मैकेनिकल किसी मशीन आप चला रहे थे तो गिरे मशीन से, तो आपकी डेथ भी हो सकती है चोट लगने से। अब ये ज़रा देखें, ये देख लें, ये गाड़ी की टक्कर लगी, मैकेनिकल फोर्स, तो आदमी मर गया आपके सामने, हेड इंजरी हुई, वहीं पे बात ख़त्म हो गई। ये जो मैकेनिकल एजेंट्स हैं। तो सोशल एजेंट्स क्या हैं यार, ये बड़ी मज़े की बात है, आजकल बहुत है ये प्रॉब्लम। क्या है, हम इंसान है ना, एक इंसान दूसरे आदमी के लिए डिजीज़ एजेंट बन जाता है। कैसे? छेड़खानी करनी, बग़ैर वजह के मुकदमा कर देना, इल्ज़ाम लगा देना, किसी को ऐसे खाम खा मारने लग जाना, किसी की बेइज्जती करना। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, इससे आदमी जो है वो सोशली डिस्टर्ब हो जाता है, उस सोसाइटी में डिस्टर्ब होता है। किसी के बारे में मशहूर कर देना कि ये आदमी चोर है, ये चोरियां करता है, हालांकि वो है नहीं, हम दुश्मन में ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो चंद एक और चीज़ें हैं, वो आदमी फिर सोशली आइसोलेट हो जाता है,
कि यार मुझे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वो घर में बंद हो जाता है। जो घर में बंद होगा तो आखिर में उसको अंदर कोई ना कोई साइकोसोमेटिक डिजीज़ अपीयर हो जाएगी। तो इसके अलावा बाज़ औक़ात बच्चे यानी कि माएँ मर जाती हैं या बाप मर जाता है, सिंगल पेरेंट होता है, तो वो बच्चे डिप्रिवेशन का शिकार रहते हैं। तो ये याद रखिए। इसके अलावा सोशल फैक्टर स्मोकिंग है। आजकल देखें आप, जवान बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। गुर्बत, पॉवर्टी बहुत बड़ा फैक्टर है बीमारी का। मतलब गुर्बत है, गलीज़ घर है, खाने को कम मिलता है, बीमारी के लिए इलाज नहीं है क्योंकि पैसे नहीं हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बस घर के टोटके कर रहे हैं। ड्रग अब्यूज़ आप सुनते हैं, बुरा हाल है। हीरोइन के पता नहीं IV ड्रग अब्यूज़र हैं और अफ्यून के हैं, पता नहीं क्या क्या ये केमिकल ड्रग्स जो एलोपैथिक मेडिसन लोग, ये आप देखते ही होंगे, ये जो एंजियोलिटिक हैं या एंटी डिप्रेसेंट हैं वो यूज़ करते हैं लोग। अल्कोहल, शराब जो है ये आपके सामने। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो ये सोसाइटी में जिस तरह से आप ये चीज़ें प्रिवेल करेंगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो डिजीज़ ज़्यादा होगी, स्मोकिंग ज़्यादा होगी तब भी खराबी, डिजीज़ अब्यूज़, ये तमाम लोग बेकार हो जाते हैं। ये बोझ होता तो सोसाइटी के ऊपर, और फिर सोसाइटी जो है वो बैठ जाती, ख़त्म हो जाती है सोसाइटी जो है। तो इसलिए ये आप याद रखिए। बच्चे जो हैं बचपन में अगर माँ बाप से महरूम हो जाए तो सारी ज़िंदगी वो डेफिसिट महसूस करते हैं। अब ये देखें, एक बीबी जो है अब बीबी सिगरेट पी रही है, एक आदमी देखें ना सर पकड़ के वो बैठा हुआ है कि जी मेरा क्या क्या हो गया। ये औरतें देखें, ये पी रही हैं अपनी भंग पी रही, जी ये आप ज़रा देखिएगा। और ये आखिरी जो है ये आदमी शराब सामने रख के अब उसका आप देखें उसके इमेज के ब्लरिंग है उसको, उसकी थिंकिंग की, कि वो सोच रहा है, देखें गिलास सामने, कुछ शराब पी ली है, कुछ उसके अंदर है, अब उसको दो दो तीन तीन नज़र आ रहा है उसके, यानी ये दिखाया ये गया है डायग्राम में कि उसका जहन प्रॉपर सोचने के काबिल नहीं होता। एक और ये देख लें, यह आदमी झाड़ू फेर रहा है, गरीब आदमी है, तो ये झाड़ू फेर रहा है, सड़क के ऊपर डस्ट उड़ रही है, ये डस्ट इनहेल करता है तो बीमारी होगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ लिटरेट है तो क्या होगा, ये पढ़ी लिखी है तो उसको ऑक्यूपेशन भी अच्छा है, साफ़ सुथरे माहौल में है, पेमेंट भी अच्छी है, खाती भी अच्छा है, रहती भी अच्छी जगह पर है, तंदुरुस्त रहती है। ये देख लें, ये आदमी मछली बना रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी सेहत है। ये देखें, ये तमाम साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं। ये देखें, ये दरमियान में ये एक बीबियाँ हैं दो, ये शराब सिगरेट भी पी रही हैं और शराब का शौक़ भी फरमा रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये आदमी हेल्दी लाइफस्टाइल, ये देखें, ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये भी है। और वज़न से ज़्यादा भी नहीं काम होना चाहिए, ये भी ख़राब कर देता है। दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल फैक्टर है, ये ऑल अबाउट दिस डिजीज़ एजेंट्स। तो आपको बता दिया एजेंट क्या होता है, डेफिनीशन, उसकी टाइप्स कितनी है, फिर आगे कौन कौन से उनके एग्जांपल्स विद डायग्राम्स, ये आपको समझा दिए। सो ये जहाँ तक डिजीज़ एजेंट का ताल्लुक है, सो दिस इज़ ऑल ओवर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।